बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पुकार पाकिस्तानियों की और सैलाब से मुतासर इलाकों में मुतासरीन की आवाज़। नाज़रीन, जिस तरीके से सैलाब ने पाकिस्तान में तबाही मचाई है और जितनी ज़्यादा दहर गुजरते दिन के साथ इस तबाही का अंदाज़ा हो रहा है, ना सिर्फ मुल्की सतह के ऊपर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी इस बारे में इस बात का इदराक किया जा रहा है कि पाकिस्तान को इमदाद की ज़रूरत है। इस मौके के ऊपर पाकिस्तान को तनहा छोड़ना ठीक नहीं है और पाकिस्तान ने जो तबाही देखी है और जितने लोग इससे मुतासर हुए हैं, पाकिस्तान की मईशत इससे जो मुतासर हुई है, उसमें पाकिस्तान की इमदाद बहुत ज़रूरी है। गुज़िश्ता अरसे के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का दौरा पाकिस्तान हुआ। एंजेलिना जोली पाकिस्तान आई और अब मलाला यूसुफ़ज़ई अपने मुल्क पाकिस्तान आई हैं और यहाँ पे सैलाब से मुतासर इलाकों का ना सिर्फ उन्होंने दौरा किया बल्कि उनसे इजहार यकजहती भी किया। यकीनन उनकी आमद यहाँ पे इस बात का इरादा है और इस बात की अक्कासी है कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद तरीन मुश्किलात से गुजर रहा है। अगर हम सैलाब से मुतासर इलाकों की और मुतासरीन सैलाब की बात करें, इसी मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे। सैलाब से मुतासर इलाकों में जो मुतासरीन की पुकार है वो आप तक पहुँचाएँगे। आज प्रोग्राम में हमारे साथ बात करने के लिए जो दो आम शख्सियात मौजूद होंगी, उनमें नीलोफर बख्तियार साहबा हैं जो कि चेयरपर्सन है कौमी कमीशन बराए वक़ार निस्वा। थैंक यू सो मच, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। और इसी के साथ साथ सेलिब्रिटी गेस्ट जिस तरीके से हमारे साथ प्रोग्राम में एक हम शामिल करते हैं, हरीम शाह मौजूद हैं, उनसे इस मौजू के ऊपर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि अपने जो गेस्ट हैं उनकी तरफ जाएँ, हम सईदाबाद सिंध की बात करेंगे। और सिंध जिस तरीके से बार बार अपने इस प्रोग्राम के अंदर हम ये बताते रहे हैं कि सिंध और बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। सिंध के अंदर हमने देखा कि बहुत सारे लोग, ख़वातीन बिलखुसूस, बहुत ज़्यादा मुश्किलात में ज़िंदगी गुजार रही हैं। सैलाब ने उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा कर दिया है। वो चाहे हमला ख़वातीन हो, वो ख़वातीन जो कि जिनके शौहर नहीं या वो घर की कफ़ालत कर रही थी, इस सैलाब की वजह से उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा हो गया। ऐसी ही एक ख़ातून है, सईदाबाद सिंध से इनका ताल्लुक़ है, जो सैलाब आने के बाद इनका घर ख़त्म हो गया। इनके शौहर का साया इनके सर पर से 4 साल पहले उठ गया था, उसके बाद बच्चों की कफालत कर रही थी, लेकिन इस सैलाब की वजह से इनकी मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ गई हैं। किस कस्मा पुरसी की हालत में इस वक्त ये मौजूद है, आपको दिखाते हैं। यार और मददगार ज़ेबुन्निसा राह देखती है कि कोई पड़ोसी बचा हुआ खाना ले आए। मेरे शोहर 4 साल पहले अल्लाह को प्यारे हो गए थे। माँ बाप भी दुनिया में नहीं रहे। मेरा शोहर मजदूरी करता था, बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। इनके इंतकाल के बाद हालात बहुत ख़राब हो गए। महल्ले वाले बचा हुआ खाना देकर जाते हैं जिससे बच्चों का गुजारा होता है। रहने के लिए कच्चा मकान था, वो भी सैलाब में गिर गया। दिन में धूप और रात में मच्छर तंग करते हैं। सैलाब के दौरान एक बच्चा फॉलिज और जिल्द की बीमारी में मुब्तला हो गया है। इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, कोई मदद भी नहीं करता। ज़ेबुन्निसा की जिंदगी का मकसद अपने बच्चों की तालीम और अच्छी तरबियत के सिवा कुछ नहीं। ज़ेबुन्निसा अकेली है, इसके हौसले बुलंद हैं, मगर इसे सहारे की जरूरत है। ये दुखियारी माँ मदद के लिए पुकार रही है। एक ज़ेबुन्निसा की ये कहानी नहीं है, बल्कि जैसी कई ज़ेबुन्निसा इसी तरह के दुख और कर्ब में मुब्तला है। इस सैलाब की वजह से 3 करोड़ से ज़ायद अफराद कमोबेश मुतासर हुए हैं। ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना है नन्हे बच्चों को, उन माओं को जो कि उन सैलाब ज़दा इलाक़ों में हैं, जो कि हामला हैं और उनके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। और उन ख़वातीन के लिए जिनके सर पर छत नहीं है, जिनका कोई ज़रिया माश नहीं है, ये वो तमाम ख़वातीन हैं जो कि मदद को पुकार रही हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा नीलोफर बख्तियार साहबा आपसे। मौजूदा इस पूरे सैलाब के बाद से लेके आप ख़ुद भी सैलाब से मुतासरा इलाक़ों के अंदर गई हैं, ख़वातीन किन मुश्किलात में हैं इस वक्त, क्या कुछ आपने देखा वहाँ? देखिए, सबसे पहले तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जो इलाके सैलाब से मुतासिर हुए हैं वहाँ पे ख़वातीन पहले ही कोई बड़े अच्छे हालात नहीं देख रही थी।
पहले ही पसमानदगी थी, पहले ही जहालत थी, गुर्बत थी, कौन सी ऐसी चीज थी जो वो औरतें नहीं देख रही थी। उनके ह्यूमन राइट्स की, उनके विमेन राइट्स की स्टेटस क्या है ये हम सब जानते हैं। अब ऊपर से सैलाब आ गया, बेशुमार औरतें हैं, बेहिसाब औरतें हैं, सड़कों के किनारों पे लोग बैठे हुए हैं, 4-4 सोटियों के ऊपर उन्होंने ऊपर छप्पर डाले हुए हैं, नीचे वो बैठे हुए, साथ उन्होंने अपने जानवर बांधे हुए हैं, और मीलों मील यही नजारा है। अगर आप सिंध चले जाएं तो इजाफा पानी का होता है, दोनों तरफ पानी है, और वो पानी रिसीव नहीं कर सकता क्योंकि कहाँ जाएगा वो पानी। पंजाब में और KPK में थोड़ी सूरत हाल बेहतर लगी मुझे, इसलिए क्योंकि वहां कम से कम पानी जा चुका, लेकिन वहां पर जमीन इतनी बंजर थी और इतने टुकड़े टुकड़े जमीन थी कि आप यकीन करें कि इंसान का दिल भी टुकड़े टुकड़े हो जाए। और फिर औरतों की जो हालत है, जो कैंप्स है, उसमें कोई पेशबंदी मुनासिब नहीं थी कि जैसे हम कहें कि खवातीन के लेटरिन्स का अलग बंदोबस्त है, या खवातीन की लेटरिन्स में लाइटिंग प्रॉपर है, या खवातीन के लिए कुछ सेफ प्लेसेस बना दी गई हैं। बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो रात को उठ के खेतों में, जंगलों में जाके लेटरिन की फैसिलिटीज इस्तेमाल करती हैं। अब मेरे जैसे लोगों के लिए तो ये बहुत खौफनाक बात है। सो हमने पहले तो UNFP की मदद से सैलाब के तमाम इलाकों का दौरा किया है। सिर्फ इस वक्त बलूचिस्तान रह गया जहाँ हम अभी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि जिस रोज हमने जाना था वहाँ एयरपोर्ट हमारा जो था वो पानी के नीचे आ गया, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। तो हम ये देख रहे हैं कि हमने एक तो SOPs बनाई हैं, हम वो SOPs जो है वो PDMA के साथ शेयर कर रहे हैं, और तमाम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं, उसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसमें 1122 है पंजाब में, उसमें विमेन डिपार्टमेंट्स हैं, और हेल्थ वालों को हमने साथ लिया होता है। ये पूरी की पूरी टीम लेकर हम DC ऑफिस में मिलते हैं, क्योंकि DC नुमाइंदा है PDMA का हर डिस्ट्रिक्ट। सो हम वहां बैठते हैं, वहां उनको बताते हैं कि भाई ये तुम्हारे कैंपों की सूरत हाल है, यहाँ लेटरिन्स लगा दो खुदा के वास्ते, यहाँ सोने के लिए कुछ सहूलत बना दो, यहाँ नहाने के लिए कुछ कर दो। मेरा ज्यादातर फोकस जो है जाहिर है वो औरतों पे होता है, और मेरा जो बहुत ज्यादा फिक्र है इस वक्त वो प्रेग्नेंट औरतों के ऊपर है, क्योंकि वो हजारों की तादाद में इस वक्त है, और ये हजारों की तादाद जो है वो बढ़ रही है। आपको सुन के ये हैरानी होगी कि नई प्रेगनेंसी सामने आ रही है। सैलाब के बाद की सूरत हाल ये है कि जैसे कोविड में हुआ था, कोविड में भी जब लोग घरों में कैद हो गए तो प्रेगनेंसीज बढ़ गई अनफॉर्चुनेटली। वही कुछ सैलाब में होने जा रहा है। हमें इसकी फौरन पेशबंदी करनी होगी। अगर हम ये नहीं करेंगे तो वो औरत जिसके पास पहले ही 7-7, 8-8 बच्चे हैं, एक औरत ने मुझे कहा मेरे 14 बच्चे हैं, यकीन मानिए मैं हैरान हूँ, उसकी शक्ल देखने लगी और कहती मैं 7 महीने की प्रेगनेंट हूँ, मुंह पे छाइयाँ थी उसके। बस अब बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि जहाँ जहाँ हम सैलाब के लिए जाएं वहाँ हम इन औरतों की प्रोटेक्शन की बात करें, सेफ्टी की बात करें, और जब हम इनको वापस घरों में भेजें तो वहाँ का भी सोचें, क्योंकि वो कहती है कि ये हमें फोर्स कर रहे हैं कि हम वापस अपने घरों में जाएं। जाहिर अब सर्दियां आ रही हैं तो कैंपों की कंडीशंस तो नहीं है। नीलूफर साहबा, ये वो चैलेंजेस हैं जो आपने बयान की, और यकीनन ये एक ऐसी दुख, कर्ब और तकलीफ की बात है, और हमने देखा भी यही कि इस सैलाब के अंदर ख़वातीन और बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें मुतासिर हुए, और उनकी जो ज़िंदगियों की जो बाजी हारने में जो तादाद, जो फिगर्स थी वो ख़वातीन और बच्चों की भी ज़्यादा थी। हरीम शाह को मैं शामिल गुफ्तगू करूँगा। हरीम, मुझे बताइएगा, इतना बड़ा चैलेंज है इस वक्त, और जिस तरह से नीलूफर बख्तियार साहबा ने भी बात की है, आप भी ने विज़िट किया है, आपने देखा है, क्योंकि हम में से हर शख्स अपने तौर के ऊपर ये एफर्ट कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से इन सैलाब से मुतासरा इलाकों के अंदर इन लोगों की मदद की जा सके। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। सबसे पहले ये कि मैं चूँकि 1 साल बाद पाकिस्तान आई हूँ और मुझे आए हुए कुछ दिन हुए हैं, और आपको पता चल गया होगा कि कराची से मैं बाहर इस टाइम में एग्ज़िट नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरी कुछ डेट वगैरह थी जिनमें मुझे पंक्चुअल होके अदालत जाना था, और 1 साल बाद आई और कुछ दिन मुझे हुए मैं जा नहीं सकी, मैं दौरा नहीं कर सकी। लेकिन आपके इल्म में ये सारी बातें तो हैं, पहले से हमने जी बिल्कुल
बिल्कुल हमने देखा और बहुत सारे ऐसे मतलब फैमिलीज़ के साथ हम टच में रहे, हमसे बातें भी हुई और जो यहाँ के मुस्तनद चैरिटी वाले थे डोनेशन, उनको हमने डोनेट भी किया अपनी वसअत अपनी इस्तिताअत के अकॉर्डिंगली। ये हमारा फ़र्ज़ था मेरे ख्याल में, और हर एक बंदे का फ़र्ज़ था कि हम उन लोगों तक डोनेट कर सके और उन लोगों तक जो है तो ये हमारा अहम फरीज़ा था। इसको समझते हुए हमने किया, लेकिन हम इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे। लेकिन जो हालात हम तक पहुँचे और जो चीज़ें हम तक पहुँची तो वो यही है कि मतलब जो हकीकी मानों में उनको उस तरह से ना तो डोनेट किया गया है, ना उन तक वो ज़राए पहुँचे गए हैं, ना उनको उस तरह की वहाँ पे जाके मेडिसिन वगैरह दी गई हैं। बस कुछ लोग गए हैं, कुछ सियासी मतलब जिस तरह के भी लोग गए हैं, उनको अगर देखा जाए परखा जाए, और हमारे इल्म में भी है कि इतनी ज़्यादा हमारे दोस्त ममालिक से और इर्द गिर्द से। अच्छा, उसके अंदर एक चीज़ और भी हरीम के, चूँकि हमारी जो डिज़ास्टर की इंटेंसिटी जो है वो इतनी ज़्यादा है इस वक्त, क्योंकि तारीख का बदतरीन ये डिज़ास्टर इसको हम फेस कर रहे हैं, तो जितना कुछ भी किया जा रहा है वो लग ऐसा रहा है कि वो कम है, लेकिन मजमूई तौर के ऊपर काम उस तरफ हो रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर आपकी एक वाइब्रेंट वॉइस है, यानी आपकी आवाज़, आपकी प्रेजेंस उसके ऊपर, तो क्या आपने लोगों से या वो लोग जो कि मुखय्यर हजरात हैं, वो लोग जो कुछ कर सकते हैं, इन सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए कोई अपील की है, कोई उनसे कहा है आपने? क्योंकि आवाज़ आपकी बहुत वाइब्रेंट है, बहुत लोगों तक पहुंचती है। एग्जैक्टली हमने इस पे जितना हमसे हो सकता था हमने किया। हमने आवाज़ भी बुलंद की, और बल्कि कुछ मेडिसिन कंपनीज थी जिन्होंने हमें अप्रोच किया था, और उन्होंने जिस तरह वहाँ के हालात बताए थे कि लोग दर्द से मतलब कराहत से मर रहे हैं और उनको इतना पेन हो रहा है, और मतलब इस सब के बावजूद जो है तो उनको मेडिसिन नहीं पहुँच रही। लेकिन हम उस वक़्त बाहर थे चूँकि, लेकिन हमारा जो फ़र्ज़ था, जो अहम फरीज़ा था, जितना हमसे हो सकता था हमने किया, और लोगों को भी हमने उसके बारे में अवेयर किया। बट मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि ये सब आपको क्या लगता है, ये सैलाब क्यों आए हैं? ये हमारी नालायकी नाअहली की वजह से आए हैं। कोई भी चीज़ हम पे आती है तो हम उसको अल्लाह के अज़ाब के साथ मुंसलिक कर देते हैं और सब कुछ कर देते हैं। वाकई अल्लाह के अज़ाब आते हैं, लेकिन इस तरह से अगर अल्लाह दुनिया में हम पे अज़ाब भेजना शुरू हो जाए तो हम तो इतने गुनाहगार हैं, कदम कदम पे गुनाह करते हैं, तो फिर कोई भी ना रहे। तो क्या उन्हीं इलाकों में गुनाह होते थे जहाँ पे सैलाब आए? तो मतलब हमारा लेकिन एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं यहाँ पे कि एक तो क्लाइमेटिक जो चेंज हमारे पास है वो चीज़ें, और हर नुकसान के बाद या हर डिज़ास्टर के बाद हमारे पास ये मौका ज़रूर होता है कि हम आइंदा आने वाले किसी भी इस तरह के डिज़ास्टर की जो है वो पहले से तैयारी कर लें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डेरा गाजी खान की बात करेंगे, वहाँ पे सैलाब से मुतासरा शख्स की क्या कहानी है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। डेरा गाजी खान की बात करेंगे, जहां सैलाब से मुतासर होने वाले हर शख्स की अपनी एक अलग रूदात है। ऐसा ही एक शख्स जिसका सब कुछ सैलाब में बह गया, अब ना घर है और ना ही अनाज। ये सारी तरह की इतना पानी का नजर होना है, 8-9 फुट पानी रह गए। इतना पानी आया कि पहले तारीख में कभी इतना पानी नहीं देखा था। 8-9 फुट पानी था। हम अभी तक बेघर हैं। हुकूमत का कोई बंदा हमारे पास नहीं आया, न ही किसी ने हमारा हाल पूछा। हमारा घर गिर गया था, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। यहाँ बहुत ज्यादा मच्छर हैं, घर में बच्चे भी बीमार हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि दवा लेकर जा सकूं। सर्दियां आ गई हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे सर्दियों में कैसे रहेंगे? मेरी गुजारिश है, हमारी मदद करें। सर्दियों से पहले हमारे घर बनवा दें। हमारी 4 दीवारी बची है न छत। मैं मजदूर हूँ। सर नाल को दामन करो, मेहरबानी करो। गुलाम असगर सर्दियों की आमद से भी बहुत परेशान है। सर पर छत है, न गर्म कपड़े। गुलाम असगर मदद के लिए पुकार रहा है। इस सैलाब से कमोबेश 20 लाख से ज़ायद जो मकानात हैं वो मुतासर हुए हैं, जिनकी जल्द बहाली इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। नीलोफर बख्तार साहबा,
मुझे बताइएगा, आपने चूंकि इनिशियली जो चैलेंजेस बताए ख़वातीन से मुतालिक बिलखसूस, आपने उनकी हाउसिंग, रिहैबिलिटेशन, इस वक्त जो चैलेंज आपने जो बताया ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट वुमेन का, ख़ास तौर पे जो बच्चे उनके साथ हैं, ऐसी बहुत सारी ख़वातीन जिनके पास ज़रिया माश नहीं है, उनके लिए मज़ीद इक़दाम क्या किए जा रहे हैं और क्या अंदाज़ा है कि जो नया चैलेंज है मौसम का, सर्दी का, इससे ये सब लोग कैसे निबर्दाज़मा हो पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो उनके सर पे छत देनी है, और मैं समझती हूँ ये हर एक बूढ़ा था या बच्चा था या माँ थी या बेटी थी, वो सबसे पहले ये कहते थे कि हमें कुछ न दें, हमें हमारी छत वापस दे दें। खुददार कौम है हमारी, को भीख मांगे तो ये लोग हैं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, और रिजिलियंट हैं, खड़े हो जाते हैं दोबारा। बहुत सारे घर मैंने ऐसे देखे जो वो खुद तामीर कर रहे थे अपनी मदद आपके तहत। अब सब कुछ हम हुकूमत पे नहीं छोड़ सकते, ना हम डोनर एजेंसीज की तरफ देखते रह सकते, हमें खुद भी उठ खड़े होना होगा। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, एंजेलिना जोली पहुंच गई पाकिस्तान, मलाला यूसुफजई आ गई है, लेकिन व्हाट अबाउट आवर ओन पीपल, हमारे अपने लोग कहाँ हैं? मैंने ज़लज़ला भी देखा है, उस वक्त मेरे पास ख़वातीन के बच्चों की वजारत थी। मैंने 9 और 10 का सैलाब देखा है, मैंने आले अमर पाकिस्तान हेड कर रही थी। मैंने ये अंदर से ये जो है साने इस मुल्क के साथ होते हुए देखे, नेचुरल डिजास्टर्स, कौम खड़ी हो जाती थी, कौम निकल आती थी। मैंने वो जज्बा इस दफा नहीं देखा। आई एम वेरी सॉरी टू से, जब मैं शहरों में वापस पहुंचती हूँ, इन इलाकों से निकल कर, मुझे लगता है किसी और दुनिया में मैं आ गई। इट्स अ टोटल डिस्कनेक्ट। लोगों को पता ही नहीं है, लोगों के वही मजे, वही नखरे, वही शॉपिंग मॉल्स भरी हुई है, वही खाने खिला रहे हैं अपने बच्चों को, उनको समझ ही नहीं आ रही है। ये जो पूरा बात कर रहा था कि उसके सारी की सारी फसल जो थी वो पड़ी हुई तबाह हो गई, आपको पता है उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उसमें इतनी बदबू पड़ जाती है कि वो बदबू बीमारी का सबब होती है, उस गंद के ढेर से, जो कि असल में उनकी फसलें थी जो पानी से तबाह हो गई। उस गंद में से जो कीड़े मकोड़े निकलते हैं और जो गंदगी और बदबू निकलती है, उससे मजीद बीमारियां फैलती। बिल्कुल नीलोफर साहबा, यही वो चैलेंज है जिसके ऊपर, और जो आपने बात की ना इस वक्त की, वो जो रिस्पॉन्स की, हमारे इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हम उन इलाकों में उन रहने वालों की आवाज़, उनकी पुकार पहुंचाएं और पहुंचा रहे हैं, ताकि किसी तरीके से किसी तक ये पहुंचे और उन तक मदद हो जाए। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि उस तरीके से जो लोगों का रिस्पांस है उसमें और ज़्यादा तेज़ी होनी चाहिए थी। अब तक इस वक्त नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन की जानिब से जो इनिशिएटिव्स दिए गए इन इलाकों में नीलोफर साहिबा, उस पर रिस्पॉन्स अब तक क्या आया है, यानी मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, हम तो बेसिकली ख़वातीन की नीड्स पे फोकस करते हैं। हम वहाँ सेफ एरियाज बनवाते हैं, हम लेटरिन्स बनवाते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। हम ये किट्स बांटते हैं जिनको हम सैनिटरी किट्स कहते हैं। हम जो सैनिटेशन के इश्यूज पे काम करते हैं, प्रेग्नेंट औरतों की जो है खुराक का ख्याल करते हैं, उनको अद्वियात फराहम करते हैं, उनकी डिलीवरीज का बंदोबस्त करते हैं। हमारा तो फोकस ये है ज़्यादातर। लेकिन अब जो सर्दी आ रही है, उनके गर्म कपड़े उनको चाहिए, उनके सर को ढांपना है हमने, उसका क्या? मतलब जब मैं टेंट्स के अंदर झांक के देखती हूँ तो वो जमीन के ऊपर एक चटाई के ऊपर बैठे हुए हैं, ढेर बच्चों की लाइन के साथ वो औरत बैठी है, और एक, यकीन मानिए, एक टेंट में मैं गई तो एक ही दुपट्टा था जो पहले एक बच्ची ने पहना था। जब उससे दूसरी से मैंने गुफ्तगू शुरू की तो उसकी माँ ने सर पर ढांप लिया, क्योंकि उनके पास नहीं थी चादर अपने आप को ढांपने के लिए। तो इतनी बुरी हालत में हमारे लोग बैठे हुए। अच्छा, अब इनके सजेशंस क्या है नीलोफर साहिबा? इनके लिए मजीद आप लोगों की तरफ से क्या सजेशंस दी गई हैं आने वाले दिनों के अंदर? किस तरीके की आप लोगों की तरफ से एक रोड मैप दिया गया है ताकि इनकी मजीद बेहतरी हो सके आने वाले दिनों के अंदर? देखिए, एक तो हमने जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हमने बनाए हैं, SOPs जो हमने बनाए हैं, वो हमने सब अब हम जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के साथ शेयर कर रहे हैं। उसमें हमने उनको बताया है कि अगर ये वापस चले भी जाएं अपने घरों में, जब रीबिल्डिंग हो रही होगी उसके दौरान औरतों और बच्चों की क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। क्योंकि मुझे वो बार बार कहती थी कि हम घर में जाएंगे, घर बनने तक वहाँ सांप है, मैडम हम किधर जाएंगे, सांप हमारे बच्चों को खा जाएंगे। तो इस तरह के खदशात है, और मच्छर इतना है, मैं आपको क्या बताऊं, जानवरों के मुंह पे मच्छर है। अभी जानवर तो किसी की प्रायोरिटी ही नहीं है ना, लेकिन जानवरों एक जानदार चीज है वहां पे, मरे हुए जानवर पड़े उनको उठाने वाला कोई नहीं। तो अब इतनी सारी चीजों के बीच में से जो हमने अपने लिए निकाला है टास्क, वो ये निकाला है कि हम इन औरतों को फैसिलिटेट करें, चाहे वो कैंपों में हो, चाहे वो वापस अपने घरों की तरफ रवा दवा हो,
उनके घरों को दोबारा से तामीर किया जा रहा हो, अस्पतालों को बेहतर हम बनाएं। हम अस्पतालों को ये हिदायत दे रहे हैं कि जो सैलाब से मुतासरा पेशेंट्स आती हैं उनको कैसे ट्रीट करना है, लेकिन उनके लिए साइको सोशल सपोर्ट चाहिए। जी हाँ। आधी औरतें वो पागल हो चुकी हैं, उनके सामने उनके घर लुट गए हैं, उनके मवेशी बह गए हैं, बच्चे तक बह गए हैं। और फिर कुछ लोगों ने तो लाशों को तैरते हुए पानी में देखा। आप सोचें इसके बाद उन औरतों की दिमागी हालत क्या हो। तो ये जो सपोर्ट है, इसलिए अस्पतालों में एक दो लोगों ने तो बहुत अच्छा हमसे मतलब वादा भी किया अस्पतालों में कि उन्होंने कहा कि हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी फराहम करेंगे डिलीवरी के टाइम पे, और वो औरतें जो हमारे पास आएंगी अपने आप को दौरान प्रेगनेंसी के लैक्टेटिंग मदर्स के लिए हमने थोड़ी सी उनको कहा है कुछ बेहतर करेंगे, उन्हें दूध पिलाना है। वो कहते हैं कि हम पानी पीते और दूध पिलाते, क्योंकि हम खुद ही नहीं कुछ खाते तो हम बच्चे को कैसे दूध पिलाएं। अब जो माँ पानी पी पी के अपने बच्चे को दूध पिला रही है, आप सोच लें कि उस बच्चे की ग्रोथ क्या होगी। तो बड़ा सख्त एक चैलेंज है, ये बहुत बड़ा है, कौन को समझ में नहीं आ रही है। हम अपने घरों से निकले और जो कुछ कर, देखिए नेशनल कमीशन का ये मैंडेट नहीं है, नेशनल कमीशन नेचुरल डिजास्टर्स के बीच में नहीं आता, लेकिन एज ह्यूमन बीइंग्स, एज वुमेन ऑफ पाकिस्तान हम उतरे हुए हैं सैलाब में। तो इसी तरह हर शख्स को अपना हिस्सा डालना होगा। राइट, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये इंसानियत का मामला है, ये ह्यूमैनिटी का मामला है। हरीम, आपने भी जैसे इससे पहले कहा, इससे इस तरह से बहुत सारे लोग बेघर हैं। ख़ास तौर पे नीलुफर साहिबा ने बहुत अच्छी बात इसमें की है कि वो ख़वातीन जो कि जिनके घर नहीं है, एक साइकोलॉजिकल इशू उनके साथ है, वो डर और खौफ में मुब्तला हैं। मज़ीद आप हम चलें, जो हुआ वो तो ठीक, लेकिन अब मज़ीद आप क्या समझती हैं इसमें? आप मज़ीद और इरादा क्या रखती हैं अपने एंड पे, और क्या कंट्रीब्यूट करने का इरादा रखती हैं आने वाले दिनों में? मैं तो ये कहूँगी कि हम लोग इतने रियाकार हैं, कुछ भी करते हैं तो रियाकारी के लिए करते हैं, और हमारे अंदर वो लोगों के लिए उस तरह की सिंपैथी नहीं है, हमारी इंटेंशन भी उस तरह की नहीं है। पूरा पाकिस्तान तो सैलाब के अंदर नहीं डूबा ना, मतलब कुछ इलाके या वो हुए हैं, तो हमारे पॉलिटिकल जितने भी अनासर है उस तरह से काम क्यों नहीं कर रहे। इतनी उनको बाहर से फंड्स मिले, इतने पाकिस्तान के अंदर से लोगों ने डोनेट किया, लेकिन इसके बावजूद वो उस तेज़ी के साथ, और इतना टाइम हो गया लाइक सैलाब को हुए, लेकिन क्या उस वक्त से अभी तक आप कहीं पे जाएं या दूर दराज में जाएं तो उनके क्यों गिले शिकवे हैं कि हम तक मदद नहीं पहुंच रही है, हम तक हेल्प नहीं पहुंच रही, हम तक मेडिसिन नहीं पहुंच रही। तो पॉलिटिकल कुछ अनासर जाते हैं, जाके तस्वीरें खिंचवा के आ जाते हैं, फिर वहाँ के लोग उठ के विटनेस है अगवा, वो कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं मिला, आए थे बस तस्वीरें बनाई, सर पे हाथ रखा, फ़ोटो सेशन हुआ और चले गए। तो ये मतलब है कि हम लोग रियाकार हैं, हम उस तरह से हेल्प ही नहीं करना चाहते। अगर हम उस तरह से इंटेंशन दुरुस्त रखते हुए अपनी कौम के साथ उठ के खड़े होते क्या करेंगी? मैं आपकी अपील जानना चाहता हूँ कि आपकी अपील क्या होगी इस सिलसिले में? मैं यही कहूँगी कि खुदारा मुश्किल वक्त किसी पे भी आ सकता है, और अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज़ है। अगर आज हम उनके साथ उठ के खड़े नहीं होंगे, आज भी अगर हम रियाकारी का मुजाहिरा करेंगे और अपनी नीयतों के अंदर वही होगा, तो कल ये वक्त हम पे भी आएगा, तो हमारे ऊपर भी कोई हेल्प करने वाला या मदद करने वाला या तरस खाने वाला नहीं होगा। हम सबको उठ के खड़ा होना चाहिए और रियाकारी से बाहर निकलते हुए अपनी जितनी भी हमारी इस्तिताअत है, जितनी भी हमारी तौफीक है, रियाकारी से बचते हुए हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक आपने कहा इस चीज़ के अंदर, जितनी इस्तिताअत और जितनी तौफीक है। नीलुफर बख्तियार साहब, लास्ट वर्ड फ्रॉम योर साइड, कोई अपील आप करना चाहेंगी, कुछ मजीद कहना चाहेंगी इस सिलसिले में? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में आपके बच्चे हैं तो उनको भी ये बताएं कि इस वक्त जो फजूलियात हैं, जो फजूल खर्ची वो बच्चे कर रहे हैं, अपनी पॉकेट मनी में से हिस्सा निकालें, अपने बच्चों को ट्रेन करें। यही वो वक्त है, उनको सिखाएं कि हमने उन लोगों के लिए बचाना है, सर्दी से पहले हमने उन तक पहुंचना है। और मैं चाहती हूँ पूरी कौम उसमें हिस्सा डाले, जो जहाँ बैठा है, जो अदारा जो कुछ कर सकता है। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ जो बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि सिर्फ वहाँ जाके तस्वीरें ना खिंचाएं। मुझे बहुत लोगों ने कैंपों में कंप्लेन किया कि लोग आते हैं, हमारे साथ तस्वीरें खिंचाते हैं और वापस चले जाते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं करते। खुदा के वास्ते उनकी कुछ डिग्निटी रहने दें। उनकी कोई डिग्निटी रहेगी तभी जब आप एक आटे का थैला देते हो, उनके साथ 3 लोग तस्वीर नहीं बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसियत कौम हमें समझना पड़ेगा कि जब आप अपने किसी बहन या भाई की मदद करते हैं तो आप तस्वीर खिंचवाते, ये भी तो हमारे बहन भाई हैं, ये वही पाकिस्तानी लोग हैं जो कल तक अपने घरों में बैठे थे। आप देखें तो सही आज किस हाल में रहे, अल्लाह ना करे कल ये वक्त किसी पर भी आ सकता है। इसलिए मैं इनसे अपील करूंगी कि उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल करते हुए उनकी मदद करें। अल्लाह ताला का फरमान है
कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता न लगे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका नीलोफर बख्तियार साहिबा, चेयरपर्सन नेशनल कमीशन ऑन दी स्टेटस ऑफ वुमेन। आप हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया। हरीम शाह, आपका बहुत शुक्रिया। और इसी तरीके से हर शख्स का ये फ़र्ज़ है, और ऐसे दें कि एक हाथ से दें तो दूसरे को पता ना चले। यही इज़्ज़त नफ्स है, यही वो उनकी डिग्निटी है कि उनकी मदद भी हो जाए, उनकी बहाली भी हो जाए और किसी को इल्म भी ना हो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, उसके बाद बात करेंगे झलमक्सी के हवाले से, एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। बलूचिस्तान का ज़िला झलमक्सी, यहाँ पे तूफ़ानी बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुई और सैलाबी रैला 25 जुलाई को आया, जिसके बाद बारिश और सैलाबी रैलों का सिलसिला 26 अगस्त तक जारी रहा और इसमें कई सैकड़ों की तादाद में मकान मुनहदिम हुए, लोगों के सर से छत हट गई, उनके माल मवेशी बह गए, नुकसान उनका हुआ। अब इस वक्त बात है बहाली की, इस वक्त उनके घरों की तामीर की। वहाँ सूरत हाल क्या है और किस हद तक यहाँ पे काम हो रहा है, इस पर बात करेंगे अब्दुल हमीद लाशारी, जो कि नुमाइंदा न्यूज़ झलमक्सी है। अब्दुल हमीद लाशारी, ये बताइएगा कि इस वक्त झलमक्सी की सूरत हाल है क्या? जी, झलमक्सी में इस वक्त जो है रिलीफ और रेस्क्यू का ऑपरेशन तो मुकम्मल हो गया है, लेकिन बहाली का काम अभी तक शुरू नहीं हो सका है। और जिला झलमक्सी के जो देही इलाके हैं वहाँ पर अभी तक काफ़ी ऐसे इलाके हैं जैसे कुंभी लाशार है और जो है फकली का जो इलाका है वहाँ पर, और दीगर कई इलाके हैं वहाँ पर अभी तक इमदाद भी नहीं पहुँचा है। तो इमदाद ना पहुँचने की वजह क्या है? कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी तक पानी है, जो है कोट मक्सी है, चूकी है, इन इलाकों में तो अभी तक पानी मौजूद है। लेकिन झलमक्सी के कुछ ऐसे दूर दराज के इलाके हैं जिनमें कुंभी लाशार भी शामिल है, वहाँ पर इंतजामिया अभी तक नहीं पहुँची है। ठीक है, और इस वक्त लोगों की जो घरों की तामीर है, दोबारा तामीर का कोई सिलसिला शुरू हो सका है? जी, अभी तक पूरे डिस्ट्रिक्ट झलमक्सी में कहीं भी जो घरों की तामीर है उसका काम अभी तक तातुल का शिकार है। और आइंदा अभी कुछ दिनों में जो सर्द मौसम है वो भी यकीनन दाखिल हो गया होगा बलूचिस्तान के अंदर, तो इससे निपटने के कोई इंतजामात नजर आते हैं? जी, असल में यह है कि सर्दी से निपटने के लिए तो अभी तक जो ज़िले इंतज़ामिया है या जो है दीगर इदारे हैं उन्होंने रिलीफ तो कुछ लोगों को फराहम किया है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट झलमक्सी बहुत बड़ा ज़िला है जिसका हदूद अरबा 1500 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, लेकिन अभी तक इस इलाके को कवर करना बहुत मुश्किल है। जो देही इलाके हैं वहाँ पर अब भी बड़ी तादाद में जो मुतासरीन सैलाब और बारिश हैं वो दरख्तों के साए में कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और वहाँ पे वबाई अमराज की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, वबाई अमराज के हवाले से मलेरिया है, गैस्ट्रो है और जो जिल्द की बीमारियां हैं, लोगों के पेट खराब हो रहे हैं, साफ पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और डॉक्टर्स और मेडिकल टीम्स है कोई वहाँ पे इनके इलाज के लिए? इलाज के लिए पाक फौज और महकमा सेहत झलमक्सी की तरफ से काफ़ी मकामात पर फ्री मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। पाक फौज जो इमदादी कार्रवाइयों में वो हर जगह पर नजर आया है, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि ज़िला झलमक्सी बहुत बड़ा ज़िला है और यहाँ पर वसी पैमाने पर नुकसानात हो रहे हैं। जिस अंदाज में इंतज़ामिया और रफाही इदारों को काम करना चाहिए था वो डिस्ट्रिक्ट झलमक्सी में मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, यही वो वजह है कि चलें इंतज़ामिया तो चलो उनका अगर काम नज़र नहीं आ रहा, फलाही इदारे, रफाही इदारे इनफरादी तौर पे जो लोगों की तरफ से जो इमदादी सामान या ट्रक भेजने का जो सिलसिला था वो झलमक्सी तक भी पहुंचा है या यहाँ ये अमल सुस्त रवी का शिकार रहा? पहला जो बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ था, जिस तरह आपने पहले अपने इंट्रो में भी बताया कि 25 जुलाई को जो सैलाबी रेले यहाँ पर आए थे, वसी पैमाने पर तबाही हुई थी। उसके बाद जो रोड रास्ते बहाल हुए थे तो कुछ इमदाद यहाँ पर पहुँचा था,
लेकिन तकरीबन 1.5 महीने तक जो रास्ते बंद थे, उसके बाद इमदाद तो आया, लेकिन इंतहाई कम। अभी तक जो डिस्ट्रिक्ट झलमक्सी के जितने भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुकम्मल तौर पर तबाह है। अभी तक पूरे डिस्ट्रिक्ट झलमक्सी के जितने भी रोड हैं वहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल हमीद लाशारी। आप इस सिलसिले में बता रहे थे डिस्ट्रिक्ट के अंदर या पूरे झलमक्सी में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अब तक मुकम्मल तौर पे बहाल नहीं हो सका है। जो इमदादी सामान है या इमदाद का सिलसिला है वो सुस्त रवि का शिकार है। सर्द मौसम के लिए सर पर छत चाहिए, गर्म कपड़े चाहिए, उसकी अदम दस्तियाबी है। अब तक घरों की तामीर का सिलसिला शुरू उस तरह से नहीं हो सका है। खुले आसमान तले लोग बैठे हैं और इमदाद, खुराक और ख़ास तौर के ऊपर आने वाले सर्द मौसम के चैलेंज से निपटने के लिए वो परेशान भी हैं कि किस तरीके से आने वाले सर्द मौसम का सामना किया जाए। खुराक का इंतज़ाम और इनकी बहाली का इंतज़ाम यकीनी तौर के ऊपर हुकूमत, ज़िले इंतज़ामिया, उसकी ये ज़िम्मेदारी है और जितना जल्द अज जल्द ये काम होगा उतना ही ज़्यादा इन लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई जा सकेंगी। सैलाब से ज़िंदगी तो बच जाती है, लेकिन उसके बाद जो बहाली का सिलसिला है वो बहुत अहम मरहला होता है और वो जितना तेज़ी के साथ हो उस तेज़ी के साथ जो है वो ज़िंदगियाँ बच जाती हैं। वरना अगर बहाली के काम में ताख़ीर हो तो फिर बच्चों में, ख़वातीन में, बड़े और बूढ़े ख़ास तौर के ऊपर उनमें अमवात का जो ख़दशा है और जो सिलसिला है वो बढ़ता चला जाता है। वबाई अमराज की जो सूरत हाल है सिर्फ झलमक्सी नहीं बल्कि हर जगह जो कि सैलाब से मुतासरा इलाके हैं वहाँ पे गंदा पानी पीने की वजह से जो वबाई अमराज हैं वो फूट पड़े हैं। मच्छरों की बहुत ज़्यादा बहुतात है और इस पर काबू पाने की अशद ज़रूरत है जो अब तक देखने में नहीं आई है। जो जानवर बच गए, जो मवेशी बन गए, वो जल्दी बीमारियों में और फिर मच्छरों के काटने की वजह से उनकी सेहत भी मुतासिर हो रही है। और इन इलाकों के अंदर जो मवेशी हैं वो बहुत ज़्यादा एक अहम किरदार अदा करते हैं लोगों की मईशत के हवाले से, उनके रोज़गार के हवाले से, उनके खाने पीने के हवाले से। और मईशत जो उनका रोज़गार है वो मवेशियों के ऊपर और उनका जो चारा है, उनका जो अनाज है उसके ऊपर उसका दारोमदार बहुत ज़्यादा होता है जो कि इन इलाकों के अंदर अब उस तरह से नहीं है। और यही वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये तमाम लोग पुकार रहे हैं मदद के लिए, अपनी बहाली के लिए और अपनी बेहतरी के लिए। फरीद रईस को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।